ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चन और पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर हम लोग एक छोटा सा टॉपिक बचा है बिट्स, उस पे हम लोग मूव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। देखिए, a fundamental frequency of COP मतलब क्लोज ऑर्गन पाइप। Fundamental frequency of COP of length 20 centimeter is same as second overtone of open organ pipe. Find length of open pipe. रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान सुनो। The fundamental frequency of COP of length 20 centimeter is same as second overtone of open pipe. Then find length of open pipe. है ना, कल जैसे किए थे सेम उसी तरह की क्वेश्चन बना दीजिए। क्या बोल रहा है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो F नोट बोल दो। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ COP सेम एज सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप। तो सेकेंड ओवरटोन यानी F2 बोल दो, सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप। ठीक, अरे क्लोज का फंडामेंटल का फॉर्मूला याद है? क्या था? V बाय लो, V बाय 4L, यही था। और ओपन का फंडामेंटल का क्या था? V बाय 2L। और कितना ओवरटोन है? सेकेंड ओवरटोन। तो सेकेंड ओवरटोन में हार्मोनिक कौन सा बनेगा? इसमें सब हार्मोनिक बनता है, समझ पा रहे हैं? तो फर्स्ट ओवरटोन जो हुआ, फर्स्ट ओवरटोन कौन सा हार्मोनिक हो गया? सेकेंड हार्मोनिक, क्योंकि फंडामेंटल फर्स्ट हार्मोनिक। और सेकेंड ओवरटोन हो गया थर्ड हार्मोनिक। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। तो देखिए कल फार्मूला बनाए थे, सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप का ये फार्मूला है और फंडामेंटल का ये है COP। अब COP का लेंथ दिया हुआ है 4 into क्लोज का लेंथ दिया हुआ है कितना है? 20 सेंटीमीटर। ठीक, 3 into V, 2 into, और इसकी लेंथ तो जो भी है, ये हमें लेंथ निकालना है, तो सॉल्व कर लीजिए। V से B कैंसिल, है ना? ये हो गया 10, तो L इक्वल टू, ये देखो 40 हो गया, 40 बचा नहीं, ये 3 भी बचा हुआ है ना, 3 मल्टीप्लाई में जाएगा, है ना? ये भी इधर ही आ जाएगा, तो ये हो गया 120। यूनिट देख लो, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। देखिए, the first overtone of COP of length L, first overtone of COP of length L is same first overtone of COP of length L is same as, फिर से first overtone of open pipe of what length? फिर से सेम क्वेश्चन है, इस बार आप सॉल्व कीजिए। पिछली बार था एक का फंडामेंटल दूसरे के सेकेंड ओवरटोन से मैच कर रहा था, इस बार सेम
सेम सेम का मतलब इसका फर्स्ट ओवरटोन इसके भी फर्स्ट ओवरटोन से मैच कर रहा है, ठीक। इसकी लेंथ L दिया हुआ है, इसकी लेंथ निकालना है। पहले 20 दिया हुआ था तो एग्जैक्ट वैल्यू निकल गया था। अब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगा, L के टर्म में आ जाएगा, L/2, 2/3 L ऐसा कुछ आ जाएगा ऐसा। तो इसमें क्या है देखो, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ COP, फर्स्ट ओवरटोन मतलब फ्रीक्वेंसी के बाद वाला, कंफ्यूज नहीं हो रहा है ना, फंडामेंटल के बाद वाला। पहले फंडामेंटल लिखो, COP का फंडामेंटल V/4L। अब फर्स्ट ओवरटोन मतलब कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, क्योंकि ऑड बनता है ना, तो 1 का सीधा 3 बनेगा, इक्वल टू V/2L। ये तो इसका फ्रीक्वेंसी हो गया फंडामेंटल, और फर्स्ट ओवरटोन मतलब किससे, 2 से। 1 का सीधा 2 बनता है, इसमें तो सब बनता है। अब बस इसी को तो करना है। अब इसकी वैल्यू L दिया हुआ है, पहले B से B कैंसिल कर दो, ठीक है, जो भी 3/4 कैपिटल L इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया। अच्छा 1/L, यही L का वैल्यू निकालना है मुझे। ये L का वैल्यू कितना हो जाएगा, सीधा उल्टा कर दीजिए दोनों साइड, ये दोनों साइड उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा, 4L/3, यही ना आंसर है। पर कई बार क्वेश्चन आता है ना, जैसे एक ओपन पाइप है, बोलेगा आधे पाइप को पानी के अंदर डाल दिए तब क्या होगा, या कोई क्लोज पाइप है उसमें कुछ पानी को फिल कर दिए, तो कुल मिलाकर देखिए लेंथ चेंज होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। और कल ही हम ये आपको डेफिनेशन बताए हैं, कल ही ये हम आपको डेफिनेशन बताए हैं कि लेंथ जो है, कितनी लेंथ कंसीडर किया जाएगा, जितनी लेंथ एयर उसमें रहे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो एक हेडिंग बनाइए, एक हेडिंग बनाइए, कंपैरिजन बिटवीन क्लोज ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑर्गन पाइप। ये सभी जो भी हम लोग कर रहे हैं, ये सभी अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आया है, हम लोग उसको थ्योरी के फॉर्म में बना रहे हैं, पर ये क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो क्लोज और ओपन के बीच हम लोग एक कंपैरिजन करेंगे, ठीक। देखो मान लो ये ओपन ऑर्गन पाइप, अब कोई आदमी बोले रुको मैं इसको क्लोज बना देता हूं, नीचे से इसने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, तो क्या चेंजेज आएगा, क्या चेंजेज आएगा ये हमें समझ। देखिए अगर सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात कर लो, अगर सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात करो तो इसमें सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी ओपन, तो ओपी लिख देना, इसका क्या हो जाएगा V/2L ओपन, ठीक है ना। अब क्लोज की बात करूं तो V/ क्या आ गया, 4 है, कहीं पे कोई दिक्कत है? अगर इस दोनों में कंपेयर करना हो, इस दोनों में, तो बहुत ध्यान देंगे, ये कुछ भी नहीं है, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा, देखो V/4L, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, और क्या बन जाएगा V/2L। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी देखो अगर हम ओपन पाइप को क्लोज बना रहे हैं, क्लोज बना रहे हैं, ये एक्चुअल में ये है 2 टाइम्स ऑफ ओपन पाइप, ठीक है। तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जा रहा है, डबल। ओपन पाइप था, जब क्लोज बना तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, उसका डबल हो गया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? लिखिए, इसी बात को लिखिए, डायग्राम बना के। लेंथ सेम रहेगा ना, लेंथ चेंज नहीं होगा, इसका जितना लेंथ है लेंथ तो उतना ही सर हाफ नहीं होगा, क्या बोल रहे हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, हाँ ओपन का मतलब इसका आधा हो गया, और ये तो इसकी डबल फ्रीक्वेंसी है ना, अब तो इतना फ्रीक्वेंसी मिल रहा है ना, जैसे जब क्लोज किए तो आपको कितना मिला, जैसे मान लो इसकी वैल्यू है 10, इसकी वैल्यू कितना है 20, तो जब क्लोज बना दिया फ्रीक्वेंसी ज्यादा मिलता है, डबल, उसको उल्टा करोगे तब लिखिए, इस बात को लिखिए। ये सारा क्वेश्चन आया हुआ है अलग अलग साल में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन करके, डायग्राम साथ आएगा ना तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, लॉजिक समझ में आएगा, ठीक है। लेंथ सेम रहेगा, है ना, लेकिन हमारा फ्रीक्वेंसी बदल जाएगा। देखिए if
if one end of open organ pipe, if one end of open organ pipe is closed, then it converts into closed pipe. Then it convert into closed organ pipe या closed pipe जो भी बोलिए, closed organ pipe of same length तो सेम रहेगा, of same length. अच्छा फ्रीक्वेंसी भी लिख लीजिए, उसके नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, ये 10 मिनट को हटा दो, ये तो मैं बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, फ्रीक्वेंसी में लिख लीजिए। मान लो एक ऑर्गन पाइप, एक बार आप लोग भी फिर से समझ लीजिए, कोई कंफ्यूजन ना बच जाए। मान लीजिए एक ओपन ऑर्गन पाइप है, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो ओपन का फॉर्मूला क्या होता है, V/2L। कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो किसी ने क्या किया, इसको नीचे से क्लोज कर दिया, पैक कर दिया, तो यही क्या बन गया, क्लोज ऑर्गन पाइप, ये बन गया COP। तो COP का लेंथ तो नहीं चेंज होगा। तो पहला पॉइंट जो भी हम लोग लिखे, यही लिखे कि when open organ pipe is closed by one end, it becomes a COP closed organ pipe of same length, है ना। ये तो थ्योरेटिकल बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी समझना चाहते हैं, तो फ्रीक्वेंसी जब समझेंगे तो ध्यान से देखिए, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, देखो ये ओपन ऑर्गन पाइप है, इसकी फ्रीक्वेंसी V/2L। अच्छा कैसे आया था ये याद कीजिए, यहाँ पे क्या बन रहा था, एंटीनोड, और यहाँ पे क्या बन रहा था, एंटीनोड। पूरी प्रोसेस को रिवाइज कर लीजिए। तो एंटीनोड के बीच का डिस्टेंस क्या होता था, लैम्डा की भाषा में λ/2, है ना। और यही L है, यहाँ पर L का वैल्यू हो जाता था λ/2, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू आ जाता था 2L, ये भी ठीक है। तो लैम्डा का वैल्यू 2L आ जाता था, तो फ्रीक्वेंसी होता था वेलोसिटी बाय लैम्डा, तो v और लैम्डा का वैल्यू 2L डालते हैं, और ये सबसे मिनिमम था। अब अगर ये COP हो गया, तो बहुत ध्यान समझिए, अब यहाँ पर क्या बनना शुरू हो जाएगा, नोड, और ये क्या बनेगा, एंटीनोड। सबसे मिनिमम की बात अभी भी कर रहे हैं, फंडामेंटल का। तो अब ये जो लेंथ है, इसकी वैल्यू कितना हो गया, λ/4। नोड और एंटीनोड के बीच का डिस्टेंस मिनिमम λ/4। तो जो अब लैम्डा का वैल्यू 2L आ रहा था, वही लैम्डा का वैल्यू अब इस केस में क्या हो जाएगा, 4L, ठीक है। तो लैम्डा डबल हो गया, समझ पा रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगा, सॉरी लैम्डा डबल हो गया ना, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, V/λ, यानी कि V/4L, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी इसका क्या हो गया, डबल, सॉरी लैम्डा डबल हुआ था, फ्रीक्वेंसी तो आधा होना चाहिए। अब इसमें कंपेयर कर रहे कौन किसका है, तो देखिए ये हो गया V/2L into 2, है ना। तो V/4L, तो ये पूरा था आपका ओपन पाइप का, इसको बोल सकते हो ओपन पाइप का बाय 2, ठीक है। तो वेवलेंथ डबल हो गया, और यहाँ पे वेवलेंथ बोल सकते हो 2 into 2L, यानी कि 2 times वेवलेंथ ऑफ ओपन पाइप। तो वेवलेंथ डबल हो गया, फ्रीक्वेंसी आधा। क्लियर मेरी बात है। चलिए तो इसी पॉइंट को कंप्लीट कर लीजिए। कन्वर्ट इनटू क्लोज ऑर्गन पाइप ऑफ सेम लेंथ लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, and frequency become half, frequency become half, ठीक है ना। देखिए एक क्वेश्चन आता है, इसमें रहेगा ओपन पाइप को किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। अब देखो ये ओपन पाइप है,
अभी जो हमारा क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में इसको नीचे से हमने क्लोज किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करें, इसको ना किसी पानी के अंदर डुबा दिए। मान लो ओपन पाइप की है, इसको किसी लिक्विड में डुबा दिए, आधी दूर तक डिप कर दिए। अब क्या चेंजेस आएगा फ्रीक्वेंसी में, देखिए पहले इतनी लेंथ था, अब बताओ इसका इफेक्टिव लेंथ कितना रहेगा। लेंथ मतलब जितना दूर क्या है, एयर। तो मान लो इसको जो है आधा पानी में डुबा दिया, तो इफेक्टिव लेंथ क्या माना जाएगा, L/2। अब देखिए फिर से ये एंटीनोड, इस बार तो कहानी कुछ नहीं बदला, तो फ्रीक्वेंसी आप समझ रहे हैं, फिर से वही बनेगा V/2L, कोई दिक्कत नहीं, सेम कहानी। और लैम्डा फिर से बनेगा क्या, 2L। यहां पर देखो क्या बचेगा, अब देखो नीचे जो पानी लग गया वो कैसा काम करेगा, ये क्लोज पाइप की तरह। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यहां पर क्या बनेगा, नोड या एंटीनोड, नोड, समझ पा रहे हैं? तो नीचे नोड बनेगा और ये बनेगा एंटीनोड। अब देखो नोड एंटीनोड के बीच का लेंथ आप जानते हो, λ/4। यहां L/2, यहां L/2 का वैल्यू मिला λ/2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, L का वैल्यू आ जाएगा λ/2, समझ पा रहे हैं? जहां से फिर से देखो लैम्डा का वैल्यू आ गया 2L, जब λ2L आएगा तो फ्रीक्वेंसी लैम्डा या V/2L, तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदला। यानी कि एक ओपन पाइप को पानी के अंदर आधा डुबा दिया जाए तब भी उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, जरूरी नहीं है कि आधा ही डुबाए, तब क्या होगा अगर आधा नहीं डुबाए तो हमें इसी तरीके से सॉल्व करके देखना पड़ेगा, इसी तरीके से सॉल्व करके देखना पड़ेगा। कभी देंगे क्वेश्चन उसको देखिए, if open organ pipe is half deep in a liquid, then wavelength and frequency remain same. Half deep in a liquid, then wavelength and frequency remain same. जैसे मान लो आधा डिप नहीं हो, अभी तो ओपन में बहुत सारे केस कर लिए, एक क्लोज पाइप का मैं आपको सिखा देता हूं, बाकी अप्रोच यही रहेगा, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। मान लो एक क्लोज पाइप, अब बाद में इसको पानी फिल करके आधा नहीं फिल किया, मान लो इतना फिल किया, थोड़ा सा फिल किया, कुछ पार्शियल फिल किया। अब क्या अंतर होगा, अब एग्जैक्ट वैल्यू तो भी नहीं निकाल पाएंगे, पर हम ये बता पाएंगे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा या डिक्रीज। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? देखो कैसे, ये तो समझ आ रहा है ना, ये लेंथ L है, ये बन गया हमारा एंटीनोड, ये बन गया हमारा नोड, यहां से यहां का लेंथ क्या हो जाएगा जी, λ/4। इस केस में L का वैल्यू हो जाएगा λ/4, तो इस केस में लैम्डा का वैल्यू क्या हो गया 4L। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। और फ्रीक्वेंसी होता है V/λ, या इसको बिल दो V/4L। यहां तो कुछ भी नहीं बदलेगा। यहां देखिए क्या क्या बदल सकता है। अब मुझे बताओ इसका इफेक्टिव लेंथ कितना लेंगे, सिर्फ और सिर्फ इतना। क्यों इतना? क्योंकि एयर इतनी दूरी रहेगा। अच्छा, अब नोड तो यहां बनेगा, हमें इसके नीचे का कोई मतलब ही नहीं है, ये बना एंटीनोड। लेंथ पहले से इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है? डिक्रीज हुआ, एल न्यू कम होगा। मान लो सिंस हम बोल दे रहे हैं लेंथ जो है यहां से डिक्रीज हुआ है, एकदम सिंपल लॉजिक समझो, लेंथ डिक्रीज हुआ। देखो वेवलेंथ के फॉर्मूले में लेंथ आ रहा है, समझ पा रहे हैं ना? तो जैसे लेंथ डिक्रीज हुआ वेवलेंथ भी क्या हो गया होगा, डिक्रीज। अब वेवलेंथ डिक्रीज करेगा तो बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बन रहा है ना। तो क्योंकि वेलोसिटी नहीं बदलेगा, साउंड की वेलोसिटी तो एयर ही है, तो ये जैसे कम होगा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, पार्शियली फिल करेंगे इंक्रीज।
इस तरीके से हम कैलकुलेट, एग्जैक्ट बोलेगा वैल्यू कितना होगा तो सबका वैल्यू रखते हुए हम निकाल लेंगे। यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसको डिवाइड कर लेंगे। चलिए इसको वर्ड में लिख लेते हैं जरा। लिखिए, इफ COP यानी क्लोज ऑर्गन पाइप इज पार्शियली फिल्ड विद लिक्विड, if COP is partially filled with liquid, then its frequency increases. Then its frequency increases. इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्लियर है मेरी बात है? तो देखो मैंने अभी 2-3 केस आपके साथ डिस्कस किया। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, ये सब केस आया हुआ है एग्जाम में, तो मैंने आपको एक अप्रोच बता दिया है ना। जो बोलेगा वैसा आप डायग्राम बना लेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग कहानी को आगे बढ़ाएंगे। हेडिंग बना लीजिए, इन करेक्शन। ये क्या है, बहुत ध्यान से समझे। एक छोटा सा एकदम टॉपिक है, 1-2 बार आया एग्जाम में, बहुत कम आया। जेई वगैरह ज्यादा आता है, अपनी कंपटीशन कम आता है। ये क्या बोले, रेले एक साइंटिस्ट थे, वो क्या बोले, देखो ऑर्गन पाइप है, तो ओपन ऑर्गन पाइप है, तो यहाँ पे नोड और यहाँ पे सॉरी ओपन में क्या बनेगा जी, एंटीनोड, और यहाँ पे बन रहा है एंटीनोड। वो बोले ना एक मिस्टेक हम लोग से हो रहा है। लोग बोले क्या मिस्टेक? बोले देखो हम लोग मानते हैं जो पाइप का एंड है वो है एंटीनोड, जबकि वहां पर एंटीनोड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि क्लोज के समय आप ये मानना सही है, क्लोज में आप बोलते हैं इंड पॉइंट नोड है, ये सही है। क्यों? क्योंकि इंड में वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, इसका लास्ट पॉइंट है। पर एंटीनोड में तो वाइब्रेशन होता है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। यहां वाला पार्टिकल यहां ऊपर भी कुछ जाएगा और ऑक्सीलेट होकर नीचे भी जाएगा। समझ पा रहे हैं? ये पार्टिकल यहीं तक नहीं जा रहा है, यहां तक जा रहा है, तो पाइप का लेंथ इतना ही नहीं लेंगे, यहां तक लेना चाहिए, इनका कहना है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा बोले ये इधर है तो ऊपर भी है, ऊपर वाला पार्टिकल भी यहीं तो नहीं रुकेगा, ये ऑक्सीलेट करते हुए थोड़ा ऊपर भी जाएगा, थोड़ा नीचे भी आएगा। ये बोले कि अपनी जो लेंथ लेते हैं ये लेंथ गलत लेते हैं। ये जो हम लोग लेंथ ले लेते हैं, ट्यूब का लेंथ ही ले लेते हैं, ये गलत है। एक्चुअल लेंथ ये होना चाहिए, एक्चुअल लेंथ ये होना चाहिए। एल एक्चुअल बोल दो, एल ए बोल दे रहे, एल एक्चुअल। तो ये बोले ये दो जगह गलती कहां हो रहा है, एंड में गलती हो रहा है, इसीलिए इसका नाम है एंड करेक्शन, और साइंटिस्ट के नाम पे पूरा नाम रखा गया रेले एंड करेक्शन। ये जो एक्स्ट्रा है ना, इसको ये ई बोलते हैं, यहां से यहां तक जो एक्स्ट्रा है इसको ई बोलेंगे। और वो क्या बोले कि एल इफेक्टिव जो है, एल न्यू की जगह मैं इसे लिख देता हूं एल इफेक्टिव। तो एल इफेक्टिव, वो बोले एल इफेक्टिव जो होगा वो हो जाएगा एल प्लस 2E, किसमें? ओपन के केस में, ओपन पाइप। इसीलिए वो बोले इसकी जब फ्रीक्वेंसी निकालो ओपन ऑर्गन पाइप की, अब V/2L नहीं निकालकर V/2 और L प्लस का लिखो 2E। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? कैलकुलेशन करते समय हमेशा L की जगह L प्लस 2E लिया कीजिए। अच्छा, क्लोज पाइप में भी सुधार किया गया। कैसे? यहां तो दिक्कत नहीं है, पर एक एंड तो इसका भी है ना ओपन, यहां पर तो एंटीनोड बनेगा और ये भी तो ऊपर नीचे ऑक्सीलेट करेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अब इसमें भी इतना ज्यादा लेंथ तो लेना पड़ेगा, और ये हो जाएगा ई। तो इसका देखो यहां से यहां तक ये रहेगा इसका इफेक्टिव लेंथ,
L इफेक्टिव, समझ पा रहे? और इसमें L इफेक्टिव का वैल्यू हो जाएगा L प्लस E। इसमें एक ही E को जोड़ना पड़ेगा, क्यों? सिर्फ ऊपर ही तो एक करेक्शन हुआ है, तो इसका जब फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो V by 4L की जगह 4L प्लस E लेना, यही है इंड करेक्शन। इसको एक टॉपिक लिखेंगे, लिखिए सिमिलरिटी बिटवीन rod and organ pipe, rod and organ pipe। देखिए, जो अभी हम लोग फॉर्मूला सीखे दो ऑर्गन पाइप का क्लोज और ओपन, ये सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है रॉड के भी वेव में। कैसे? ध्यान देखिए, आपने एक रॉड लिए, इस रॉड को एक एंड पर फिक्स कर दिए, रॉड फिक्स्ड एट वन एंड, एक एंड पर फिक्स कर दिया। अब कोई मान लो इसको ना वाइब्रेट कराना चाह रहा है, ये रॉड की जगह एक पतला सा स्ट्रिंग भी मान सकते हो, पर स्ट्रिंग को अपने आप लूज हो जाएगा तो उसको नहीं ले सकते, पतला सा रॉड कुछ भी मान लो, या यहाँ हैमर मारा, कुछ भी किया, इसमें किसी ने वेव बनाया, तो मुझे जरा ये बात बताओ, ये जो पॉइंट, जो फिक्स पॉइंट है, क्या यहाँ पर कोई ऑक्सीलेशन होगा? नहीं होगा ऑक्सीलेशन, बात समझ पा रहे हैं? और ये सबसे मैक्सिमम ऑक्सीलेट करेगा, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये एक तरीके से नोड बन जाएगा और ये एक तरीके से क्या बन जाएगा? एंटी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये कहानी कुछ कुछ सिमिलर है सीओपी से, क्लोज ऑर्गन पाइप से। क्लोज ऑर्गन पाइप में भी एक एंड क्लोज होता था, जहां पे बनता था नोड और यहां पे बनता था क्या? एंटी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहां पे भी आप वेव को ऐसा बनाते थे, यहां पर वेव को आप ऐसा बनाएंगे, तो दोनों में सेम फॉर्मूला जो यहां सीखे थे वही यहां पे इसको, यानी हम बोल सकते हैं ये इक्विवेलेंट होता है सीओपी के, क्लोज ऑर्गन। सेम इसी तरीके से अगर हम करें रॉड को बीच में फिक्स कर दे, रॉड फिक्स एट मिड पॉइंट, अगर मिड पॉइंट में फिक्स हो जाए, कहां फिक्स हो जाए? मिड पॉइंट। बहुत ध्यान देंगे, अब इसको बीच में अगर फिक्स कर दिए तो मैं ना यहाँ पे बना दे रहा हूं ऐसा कुछ फिक्स, अब सोचो इधर मारो या इधर मारो, पर बीच में तो ये कभी भी नहीं ऑक्सीलेट करेगा, यानी बीच में क्या बन जाएगा? नोड। और इधर भी क्या बनेगा? एंटी नोड। इधर भी क्या बनेगा? एंटी नोड। दोनों एंड में एंटी नोड और बीच में नोड, ये कहां बनता था याद करो? ओपन पाइप में, ओपन ऑर्गन पाइप। इधर भी नोड बनता था एंटी नोड और इधर भी बनता था एंटी नोड, और दो एंटी नोड के पीछे एक नोड तो बनना ही बनना है। यहाँ पर जो ऐसा बनाते थे यही यहाँ पे भी बनेगा। तो रॉड फिक्स एट मिड पॉइंट इज इक्विवेलेंट टू ओपन ऑर्गन पाइप। तो हेडिंग बनाएंगे हम लोग, एक हेडिंग बनाएंगे रेजोनेंस ट्यूब, एक हेडिंग बनाएंगे रेजोनेंस ट्यूब। यही सीओपी को ही रेजोनेंस मतलब ओपन और क्लोज जो पाइप है इसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस ट्यूब। हेडिंग बनाइए रेजोनेंस ट्यूब, रेजोनेंस ट्यूब एक हेडिंग बना दीजिए। एक्सपेरिमेंट था 11th में, उसी एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन आता है रेजोनेंस ट्यूब। इसमें करना क्या होता था तो लिख लीजिए, एम इसका क्या था? साउंड की वेलोसिटी फाइंड करना। लिख लीजिए एम में लिख लीजिए टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ साउंड।
इसका जो एम होता था साउंड की वेलोसिटी फाइंड करना। इसका एम जो होता था टू फाइंड वेलोसिटी। काम किस पे करता था, इसका प्रिंसिपल क्या था, तो वही रेजोनेंस ट्यूब नामी रेजोनेंस पे, जो कि आपका सोनोमीटर काम करता है। दोनों सेम प्रिंसिपल पे काम करता था, है ना। तो लिख लीजिए इट वर्क ऑन कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, to work on condition of resonance। अब जरा याद कीजिए रेजोनेंस क्या होता है। मैं सोनोमीटर के समय समझाया था, रेजोनेंस क्या होता था, याद कीजिए। जब फ्रीक्वेंसी सेम हो जाता है, सोनोमीटर में इसका फ्रीक्वेंसी सेम होता था, एक ट्यूनिंग फॉर्क था और सोनोमीटर का वाई, यहाँ पे वही ट्यूनिंग फॉर्क रहेगा और रेजोनेंस ट्यूब उसका सेम होगा। तो देखिए जरा, एक सीओपी है मान लो, इसके ऊपर ना, इसके ऊपर हम लोग एक ट्यूनिंग फॉर्क रख देते हैं। ट्यूनिंग फॉर्क का आपका फ्रीक्वेंसी वगैरह मालूम होता है। ये ट्यूनिंग फॉर्क और रेजोनेंस ट्यूब दोनों का जब फ्रीक्वेंसी सेम हो जाता है, ट्यूब का मतलब ट्यूब के अंदर एयर का फ्रीक्वेंसी, तब उसको बोलते हैं रेजोनेंस। तो कंडीशन ऑफ रेजोनेंस लिखे हैं, उसके नीचे लिख लीजिए फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस ट्यूब या एयर कॉलम इन रेजोनेंस ट्यूब। पूरा तो एक्चुअल में बोलना चाहिए एयर कॉलम, इसके अंदर जो एयर होता है उसका प्रतीक। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसका अलग अलग लेंथ वाटर लेवल से डिसाइड होता है। मान लो अभी मैं यहाँ पे वाटर भर दे रहा हूं, इसका नाम कुछ L1 दे दिए और L1 को बोलते हैं फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ। फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ, बातें नहीं करेंगे। अब देखिए मान लो इतनी लेंथ है, कहानी वही रिपीट होगा। यहाँ पे क्या बनेगा, नोट, यहाँ पे बनेगा एंटी नोट, ठीक। और इसकी जब फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो बताइए ये लेंथ क्या बन जाएगा, नोड और एंटी नोड के बीच का, नोड और एंटी नोड के बीच का बनेगा। अच्छा देखो एक और मुझे बनाना है, यहाँ पे नहीं बनाकर मैं बाहर लैम्डा बाय 4 डायग्राम बनाना है तो ऐसा बना दीजिए। यहाँ पर L1 का वैल्यू जो है ये आ जाएगा लैम्डा बाय 4। कहीं पे दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर फ्रीक्वेंसी पूछा जाए ये हो जाएगा V बाय, यहाँ से लैम्डा निकाल दो 4L1, तो V बाय 4L1, ये हो गया F1 बोल दो जो भी फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर देखो ये जो फॉग, फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉग है ना, तो चूंकि ये रेजोनेंस कर रहा है, इसका फ्रीक्वेंसी सेम होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉग जो रहेगा ये इतना ही हो जाएगा V बाय 4L1। क्या मेरी बात समझ पा रहे? फिर हम लोग क्या करते हैं, इसी सेम फॉग को लेकर एक दूसरे लेंथ पे रेजोनेंस करवाते हैं, इसकी पानी कम ज्यादा करके रेजोनेंस करवा देते हैं। तो में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए कई स्कूल में टीचर इसको स्किप ही कर देते हैं। तो आ जाइए, अब देखो यही हमारा ऑर्गन पाइप है। अब पानी की लेवल को थोड़ा हम चेंज कर देंगे। कितना चेंज करेंगे ये करना पड़ता है, बार बार एक्सपीरियंस, यही एक्सपीरियंस है कि फिर से रेजोनेंस कर दें। तो मान लो फिर से आपने एक रेजोनेंस करा दिया, सेम ट्यूब सेम फॉग लेंगे, सेम फॉग। अब इसकी लेंथ कुछ ये है L2, नाम दे दो L2, सेकेंड रेजोनेटिंग लेंथ।
और देखिए बहुत ध्यान से, यहाँ तो आपका नोड बना ही, यहाँ एंटी नोड बना, पर आपने लेंथ चेंज किया। लेंथ जब चेंज किया तो इसके बाद का मोड बनेगा, इसके बाद का मोड बनेगा मतलब ये फर्स्ट था तो अब ये सेकेंड बनेगा। सेकेंड बनेगा मतलब अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक और नोड ले लीजिए, यहाँ पे एक और एंटी नोड लीजिए। तो अब जिसे हम लोग ये पहले देख चुके हैं, आगे बढ़ेगा नेक्स्ट उसका आपको बनाना पड़ेगा, सीओपी का जो नेक्स्ट बनेगा। तो देखिए अब ये लेंथ कितना हो जाएगा, नोड और एंटी नोड का होता है लैम्डा बाय 4, तो लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, 2 लैम्डा बाय 4, 1 लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4। तो अब ये जो लेंथ है, ये लेंथ हो गया 3 लैम्डा बाय 4। हेलो, क्या ये और इसमें अंतर समझ पा रहे हैं? ये फंडामेंटल बना, पहला बना, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये बना, उसका नेक्स्ट लेवल। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अब जो यहाँ L2 का वैल्यू होगा ये क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा बाय 4। क्लियर है ना मेरी बात? यहां पे जब फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, F2 हम नाम दे देंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगा V बाय L2, सॉरी लैम्डा V बाय लैम्डा, और लैम्डा यहां से निकाल लो, हो जाएगा 4L2 बाय 3। तो V बाय 4L2 बाय 3 यानी 3V बाय 4L2। ये सभी चीजें आप पहले निकाल चुके हैं। फर्स्ट क्लोज में होता है तो फर्स्ट इसका 3 टाइम्स। अब देखिए इसमें करते क्या है, चूंकि सेम फॉक यूज किए हैं, फिर से रेजोनेंस करवाए हैं, यानी ये फॉक का, ये जो फॉक है इसका जो फ्रीक्वेंसी है, फिर से ये भी लिख सकते हैं 3V बाय 4L2। इसको आप इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मानो। फॉक सेम है, इसी फॉक का फ्रीक्वेंसी ये भी है, इसी फॉक का फ्रीक्वेंसी ये भी है। दोनों को कंपेयर करके हम लोग वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, उसी फॉक का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे V बाय 4L1 इक्वल टू यहाँ V बाय 3V बाय 4L2। क्लियर है ना? अब L1 L2 यहाँ पर याद होगा, लैब में एक स्केल रखा रहता है, स्केल से हम लोग मेजर करते हैं। तो L1 L2 की वैल्यू डाल दो तो V का वैल्यू निकल जाएगा ना। लो क्लियर है मेरी बात? अच्छा, नीट में जब क्वेश्चन आया है तो नीट में ना वेलोसिटी दे दिया और बोल रहा है कि L1 L2 के बीच का रिलेशन बताओ, फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ और सेकेंड रेजोनेटिंग लेंथ के बीच का रिलेशन। थर्ड, अभी सेकेंड का निकालना है रिलेशन, आपको इसी तरह से थर्ड का भी पूछ सकता है। इसके बाद वाला डायग्राम बना देंगे, डायग्राम बनाने आता है ना। चलिए मान लो अगर V गिवन है, हमसे रिलेशन पूछा है L1 L2 में, एक तो यहीं से सॉल्व होगा, मेन फार्मूला यही हो गया। पर यहां से मान लो V मालूम है, ऐसे भी दोनों वेलोसिटी सेम होगा, कैंसिल कर सकते हैं। क्लियर है? देखो V से V कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 बाय 4L1 इक्वल टू 3 बाय, अच्छा 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, V बाय 4 दोनों में तो कैंसिल हो जाएगा। चलो मैं लिख ही दे रहा हूं, V बाय 4L1 इक्वल टू 3V बाय 4L2। 4 और V दोनों में कैंसिल, 1 बाय L1 इक्वल टू 3 बाय L2, तो L2 इक्वल टू 3 टाइम्स L1। तो सेकेंड रेजोनेटिंग लेंथ जो है, सेकेंड रेजोनेटिंग लेंथ 3 टाइम्स फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ का होगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स हो जाता है। नेक्स्ट के बाद जाओगे तो आप खुद अंदाज लगा लो कितना टाइम्स हो जाएगा, 5। समझ पा रहे ना? अच्छा, अभी इसमें ना हम लोग इन करेक्शन को इंक्लूड नहीं किए। देखो यही लेंथ लिए हैं, अगर इन करेक्शन किया जाए तब फिर इसमें फॉर्मूला चेंज होगा। तो सबसे लास्ट टॉपिक बना लीजिए, रेजोनेंस ट्यूब विद इंड करेक्शन।
रेजोनेंस ट्यूब विद इंड करेक्शन। सबसे लास्ट बना लीजिए रेजोनेंस ट्यूब विद इंड करेक्शन। अगर इसी में एंड करेक्शन को इंक्लूड कर दिया जाए तो देखो मैं डायग्राम बनाने देता हूँ, बाकी जो लिखा हुआ सब मिटाऊंगा। आप चाहो फिर से डायग्राम बना लो, नहीं बनाओगे कोई बात नहीं, डायरेक्ट लिख लेना। डायग्राम तो पीछे वाले पेज में है ही आपके। ये रेजोनेंट ट्यूब विद एंड करेक्शन। आइए मैं डायग्राम बनाने देता हूँ, बाकी चीजें मिटाना है। तो बाकी चीजें मैं मिटा रहा हूँ। आप चाहो तो फिर से डायग्राम बना लीजिए, नहीं मन है छोड़ भी देंगे कोई बात नहीं है। आइए अब जब इंड करेक्शन लेंगे तो आपको मालूम है यहां पर जोड़ना पड़ेगा क्या, ई। क्लियर है ना, यहां पे भी जोड़ना पड़ेगा ई। और अब जो हमारा L2 होगा या न्यू इफेक्टिव लेंथ, अब हमको लेना पड़ेगा इस केस में L2 प्लस ई। और इस केस में क्या लेना पड़ेगा जी, L1 प्लस ई। तो देखो यहां पर हो जाएगा L1 प्लस ई शुड बी इक्वल टू लैम्डा बाय 4। ये हमारा मान लो इक्वेशन 1। और इस केस में हमारा हो जाएगा L2 प्लस ई शुड बी इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 4। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो ई हमें पता नहीं तो हम ई को हटा भी सकते हैं। कैसे, इक्वेशन 1 में 2 को माइनस कर दो, 2 में 1 को माइनस कर दो। ठीक है, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दिए तो देखिए L2 प्लस ई इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 4 और ये है L1 प्लस ई इक्वल टू लैम्डा बाय 4 और माइनस की तो सब साइन बदल जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बच जाएगा L2 माइनस L1 इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 4 माइनस लैम्डा बाय 4। ये हो गया L2 माइनस L1 इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस लैम्डा। L2 माइनस L1 इक्वल टू 2 लैम्डा बाय 4। ये यहाँ से कैंसिल हो गया, 2 आ गया। ये बनता है L2 माइनस L1 इक्वल टू लैम्डा बाय 2। यहाँ से लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा 2 टाइम्स L2 माइनस L1। लैम्डा आ जाएगा 2 टाइम्स L2 माइनस L1। क्लियर? ओके, ये देखो ये लैम्डा जब आ गया इंड करेक्शन में तो हम इंड करेक्शन भी निकाल सकते हैं। दोनों में से किसी में वैल्यू रख दीजिए, ई का वैल्यू आ जाएगा, है ना। इक्वेशन 1 या 2 किसी कुछ भी यूज कर लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 ही लिख रहा हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है L2 प्लस ई इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 4। ये इक्वेशन 2 हो गया। तो इक्वेशन 1 ये L1 प्लस ई इक्वल टू लैम्डा बाय 4, ई इक्वल टू हो गया लैम्डा बाय 4 माइनस L1 इक्वल टू लैम्डा का वैल्यू अभी निकाले हो 2, इसको तोड़ दे तो इसको तोड़ोगे 2L2 माइनस 2L1। ये हो गया 2L2 माइनस 2L1। ये तो रहने दो, 2 से 4 ऐसा कैंसिल हो रहा है तो लैम्डा का वैल्यू रख देते हैं 2L2 माइनस L1 बाय 4 माइनस L1। ये पहले इसको कैंसिल कर दिया 2। ई का वैल्यू हो गया L2 माइनस L1 बाय 2 माइनस L1। ठीक है, तो ई का वैल्यू हो गया 2, एलसीएम ले लो L2 माइनस L1 माइनस 2L1। यहां से देखिए इंड करेक्शन ई का वैल्यू आ जाएगा L2 माइनस 2L1 और
टू एक 3L1 बाय 2, ये हमारा इन करेक्शन निकल गया। ठीक है, हेडिंग क्या बना दी हम लोग, बिट्स, बीट या बिट्स। ठीक है, तो म्यूजिक में देखेंगे बिट्स होगा आपका, है ना। बिट्स मतलब होता है एक ही पार्टिकुलर किसी भी इंस्टेंट पर या किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी का कम ज्यादा होना, उसको बोलते हैं बिट्स। देखिए इंटरफेरेंस ही ये भी है, जैसे इंटरफेरेंस पढ़े थे वो इंटरफेरेंस ही है, पर इंटरफेरेंस में क्या होता है कि अलग अलग पॉइंट होता है, कहीं पे कंस्ट्रक्टिव होता है, कहीं पे डिस्ट्रक्टिव होता है, यानी कहीं पे इंटेंसिटी ज्यादा होता है, कहीं पे कम होता है। पर इसमें क्या होगा, एक ही पॉइंट एक ही है, टाइम के साथ वो बदलेगा, कभी यहाँ की इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, कभी यहाँ की इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, कम। और इसी को बिट्स बोलते हैं, जो हम लोग म्यूजिक सिस्टम में सुनते हैं। जैसे मान लो एक तबला है, मानो तबला बिट्स क्रिएट कर रहा है, तबला समझो या ढोलक जो भी, मुझे देखो जगह तो वही है ना, जब उसमें चोट लगता है उस समय ज्यादा आवाज आता है, फिर आवाज क्या हो जाता है, कम, फिर दोबारा मारते तो आवाज ज्यादा होता है, फिर आवाज क्या होता है, कम। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? जैसे ये मार, तो देखो साउंड ज्यादा कम यहीं पे हो रहा है ना, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो पॉइंट वही है, एक ही पॉइंट पे इंटेंसिटी कभी ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, बिट्स। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? बिट्स का मतलब हुआ एक ही पॉइंट पे इंटेंसिटी का ज्यादा कम होना, धूम धाम ऐसा बोलते हैं ना बिट्स में, है ना, म्यूजिक में ज्यादा हाई लो इंटेंसिटी। क्लियर है? अब ये बनता कैसे है, तो देखो सब कुछ सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए दो वेव है ना, ए साइन ओमेगा 1t, देखो फ्रीक्वेंसी सिर्फ अलग होगा। दूसरा एक वेव है, मान लो ए साइन ओमेगा 2t प्लस के एक्स माइनस के एक्स, कुछ भी दे सकते हो, प्लस दोगे दोनों प्लस माइनस तो माइनस, डायरेक्शन सेम होगा। तो अगर दो वेव सेम डायरेक्शन का, सेम एम्पलीट्यूड का, पर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, देखो अभी तक ओमेगा 1 2 कभी नहीं आया था, पहली बार आया, फ्रीक्वेंसी अलग होगा, एक का ओमेगा अलग है, दूसरे का ओमेगा अलग है, पर दोनों बीच 10 हर्ट्ज से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, वो आगे समझेंगे। तो लिटिल डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, मान लो एक साउंड वेव है 300 हर्ट्ज का, तो दूसरा होना चाहिए 395 या 303 305, ऐसा होना चाहिए, मतलब 300 के आसपास का फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। अगर ऐसा दो साउंड मिलता है तो वो बिट्स बनाता है। बिट्स बनाने का मतलब एक ही जगह पे आवाज आपको कम ज्यादा सुनाई पड़ेगा। जब ज्यादा इंटेंसिटी सुनता है तो उसी को बोलते हैं वैक्स होना है, वैक्सिंग। जब कम होता है तो उसको बोलते हैं वैनिंग। एनसीईआरटी देखोगे तो वर्ड यूज किया वैक्सिंग, वैनिंग, और किसी बुक में यूज नहीं किया। वैक्सिंग का मतलब है साउंड का ज्यादा होना, वैनिंग का मतलब है इंटेंसिटी का कम होना। तो फिर समझिए, जब दो एक जैसा वेव, सिर्फ दोनों में थोड़ा सा क्या अंतर हो, फ्रीक्वेंसी, थोड़ा फ्रीक्वेंसी का अंतर होना चाहिए, 10 हर्ट्ज से ज्यादा का अंतर कभी नहीं हो सकता, नहीं तो सुना ही नहीं पड़ेगा। 3 4 5 6 ऐसा कुछ फ्रीक्वेंसी का अंतर जब होगा, तब वो अगर किसी पॉइंट पर मिलेगा तो उस पॉइंट पर क्रिएट होता है बिट्स। बिट्स का मतलब उसी पॉइंट पर टाइम के साथ इंटेंसिटी का वैल्यू कम ज्यादा होता है। किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर टाइम के साथ इंटेंसिटी का कम होना ज्यादा होना ही बिट्स कहलाता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है तो उसको बोलते हैं वैक्सिंग होना, और कम होता है तो उसको बोलते हैं वैनिंग होना। क्लियर है मेरी बातें? आइए कुछ बातें लिखेंगे, फिर इसका इक्वेशन बना लेंगे। देखिए, ये when two waves of little different frequency superimpose, then intensity increases or decreases, at single point
this phenomenon is known as beats. This phenomenon is known as beats. ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं, इसको आगे मैं समझा भी दूंगा। देखिए, beats is a special case of interference. Beats is a special case of interference in which difference of frequency is less than 10 hertz. Frequency is less than 10 hertz. Otherwise, beats cannot be distinguished. देखिए, दो बातें होता है, एक होता है सुनाई पड़ना, हेडिंग, एक होता है सुनाई तो पड़ रहा है पर समझ में भी आना। जैसे मान लो आपने YouTube या कोई भी म्यूजिक चालू किया कहीं पे, अब जो नई ऐप सब आई है उसमें ना आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे YouTube पे देखेंगे 1.5x कर सकते हैं, 2x कर सकते हैं, MX प्लेयर लेंगे उसमें 4x तक कर सकते हैं। अलग-अलग ऐप में अलग-अलग स्पीड कंट्रोलिंग होता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब मान लो आपने MX प्लेयर लिया और एक अच्छा सा रैप सुनना चालू किया। रैप कैसे स्पीड फास्ट होता है, और आप बोले मैं फास्ट सुनूंगा, 4x कर दिए। एक म्यूजिक लिए, एक सॉन्ग लिए, रैप लिए और 4x की स्पीड में आप कान में ईयरफोन लगाए। आपको पहली बार सुनाई पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। सुनाई तो बिल्कुल, आपको लगेगा कुछ ना कुछ तो सुन रहे हैं, पर समझ में नहीं आएगा। या इसी को बोलते हैं डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे। समझ में क्यों नहीं आ रहा? क्या आपको भाषा नहीं आता? वही 4x को 1x कर दो, सब कुछ समझ में आएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा, एक एक लिरिक्स का मीनिंग समझ में आएगा। तो 1x में समझ में आ रहा है, 4x में समझ में नहीं आ रहा। ये क्या अंतर है? सुनाई तो पड़ रहा है, हमारे कान के अंदर म्यूजिक तो जा रही है, आवाज तो आ रही है, या मैं ही कोई बात को बहुत जल्दी बोल रहा हूं, एकदम फास्ट बोल रहा हूं, तो आपको सुनाई पड़ेगा पर समझ में नहीं आएगा। समझ में क्यों नहीं आएगा? क्या मेरी भाषा नहीं समझ में आ रही? नहीं आ रही। मैं हिंदी बोल रहा हूँ, हिंदी समझ ले, जो आपको समझ में वही बोले, लेकिन स्पीड ज्यादा है, ये समझ के कारण नहीं आ रहा। इसका रीजन क्या है? तो हमारी माइंड की जो ये वाला पार्ट है, कान की सेंसिटिविटी वाला पार्ट, उसका एक लिमिट है टाइम पीरियड का, 10 सेकेंड का। सच बात है, 1/10 सेकेंड बोलते हैं टाइम पीरियड, 1/10 सेकेंड। यानी कि दो साउंड के बीच जो टाइम का गैप होना चाहिए, जो दो साउंड के बीच टाइम का गैप कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 10 सेकेंड। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? जैसे एक मैंने साउंड बोला और उसके 10 सेकेंड के अंदर, साउंड का मतलब कम्प्लीकेशन, एक साउंड का वेव जो है, ये वेव एक साउंड टाइम पीरियड होगा। दो टाइम पीरियड के बीच 10 सेकेंड का गैप नहीं होगा तो आपको वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, अंतर नहीं कर पाएंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और यहीं से बनता है फ्रीक्वेंसी, जानते हैं ना, 1/t होता है। यही टाइम पीरियड जब करते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाता है? 10 हर्ट्ज। इसीलिए अगर 10 हर्ट्ज से कम दो फ्रीक्वेंसी का गैप हो, दो साउंड के फ्रीक्वेंसी का गैप 10 हर्ट्ज से कम, तो आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। ये हमारे कान की एक लिमिटेशन है, हमारी सेंसर का एक लिमिटेशन है कि हमारी ऑर्गन उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए। क्लियर? इसलिए बहुत फास्ट हमें नहीं सुनाई पड़ता। ठीक है, ओके, आइए आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये तो बस हमने आपको समझा दिया, बाकी दिखाने का बात इतना था कि 10, इसीलिए आप जब भी बीट्स पूछेगा देखेंगे आंसर 10 हर्ट्ज से कम आएगा, बीट्स फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज से कम ही आएगा। अब आइए सुपर इंपोज करता है तो इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन ऑफ बीट्स। जब बिट्स का इक्वेशन बनाएंगे तो यही हो जाएगा y = y1 + y2। सुपर इंपोज किया, ये हो जाएगा a sin ⍵t + a sin ⍵2t ⍵1t। a कॉमन ले लिए, ये हो गया sin ⍵1t + sin ⍵2t।
इसको तोड़ दो साइन ए प्लस साइन बी पे, तो ये y इक्वल टू हो जाएगा 2a साइन ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, मतलब x1 माइनस x2, ओमेगा 1 t माइनस ओमेगा 2 t बाय 2, ठीक है, प्लस cos ओमेगा 1 t प्लस ओमेगा 2 t बाय 2। अब इसको और फॉर्मेट तो आगे नहीं ले जाएंगे, यही फाइनल फॉर्मेट हो जाएगा, यही फाइनल फॉर्मेट हो जाता है। t को सिर्फ बाहर निकाल लिया कोई बात नहीं, ठीक। इसको कर सकते हैं y इक्वल टू 2a sin ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाय 2 इनटू t प्लस cos ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाय 2 इनटू t। यही हो गया हमारा बिट्स का इक्वेशन, ये हो गया बिट्स का इक्वेशन, ठीक। इसका एक टर्म जो पूछा जाता है बिट्स फ्रीक्वेंसी, बिट्स फ्रीक्वेंसी, बिट्स फ्रीक्वेंसी को मैं FB बोल दे रहा हूं। ये कुछ भी नहीं होता, डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी होता है, दो फ्रीक्वेंसी जो मिलकर बिट्स बना रहा है उसका जो गैप है उसी को बोलते हैं बिट्स फ्रीक्वेंसी। तो FB इक्वल हो जाएगा मोड ऑफ F1 माइनस F2। मोड क्यों बोले? क्योंकि हमेशा ज्यादा में कम को माइनस करेंगे, हमारा आंसर प्लस होगा। बिट्स फ्रीक्वेंसी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं होता है। तो आपको जो दिया रहेगा, मतलब F2 ज्यादा दिया हुआ है, F1 कम दिया हुआ है, F2 में F1 को माइनस कीजिए, इसीलिए मोड लगा दिए, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। अच्छा, इसको ओमेगा में भी लिख सकते हैं, ओमेगा में भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ओमेगा होता है 2 पाई f, तो कभी भी f को लिख सकते हैं 2 पाई बाय, सॉरी ओमेगा बाय 2 पाई, तो f को लिख सकते हो ओमेगा बाय 2 पाई, ठीक। तो यहीं पर बिट्स फ्रीक्वेंसी को हम लोग लिख सकते हैं f1 की जगह ओमेगा 1 बाय 2 पाई माइनस ओमेगा 2 बाय 2 पाई। फिर से ये भी मोड के अंदर ही रहेगा, तो अगर मान लो कभी एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे दिया ओमेगा में आप कर सकते हैं। तो ये था आपका बिट्स। आइए एक दो क्वेश्चन आपको करके मैं इसको समझा दे रहा हूँ, फिर मैं लास्ट में आपको प्रैक्टिस भी करा दूंगा। 2-3 क्वेश्चन मैं ही आपको कर रहा हूँ, सिर्फ आपको समझना है। आइए, हो गया ना? ठीक, ठीक। जैसे मान लीजिए आपको दो साउंड वेव दे दिया, बोला बिट्स निकालो। y1 इक्वल टू a sin 200 पाई t, और दूसरा इक्वेशन है y2 इक्वल टू a sin 210 पाई t, ठीक है। अब आपको बोल रहा है फाइंड बिट्स फ्रीक्वेंसी, फाइंड बिट्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो बिट्स फ्रीक्वेंसी एक तो तरीका ये है कि f1 माइनस f2 करो। अब f नहीं है, हमें पता है यहाँ ओमेगा, या तो अलग से निकाल लो या एक ही साथ कर लो। तो ये देखो ओमेगा t होता है, t का कोफिशिएंट हमेशा ओमेगा, समझ पाए? तो यहाँ पर इक्वेशन को कंपेयर करने से समझ में आया ओमेगा 1 का वैल्यू है 200 पाई और ओमेगा 2 का वैल्यू क्या है 210 पाई। तो बिट्स फ्रीक्वेंसी को डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं ओमेगा 2 बाय 2 पाई अभी किए माइनस ओमेगा 1 बाय 2 पाई, ओमेगा 2 यानी 210 पाई बाय 2 पाई माइनस 200 पाई बाय 2 पाई, पाई से पाई सब में कैंसिल, ये बिट्स फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ये 105 माइनस 100, आंसर कितना आ गया 5 हर्ट्ज। याद रखिएगा आंसर कभी भी 10 हर्ट्ज से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
चलिए इसका जवाब कीजिए तो बिट्स फ्रीक्वेंसी का तो आ गया ना, कितना आ गया 50, हमारा आंसर आ गया 50। अब देखो ये आंसर पॉसिबल नहीं है, हम जानते हैं 10 हर्ट्ज के बाद का बिट्स हमें समझ में नहीं आएगा, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, तो आंसर क्या लिखना पड़ेगा 0। अब हमारा आंसर हो जाएगा फिर 0, ये हमारा सही आंसर। तो कभी भी 10 हर्ट्ज से ज्यादा का आंसर आए तो आपका सही ऑप्शन बनेगा 0। चलिए पहले आप आंसर ले आइए, फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ। पहले आप आंसर देखिए। आंसर आ गया कितना 3 बिट्स, ये है ना 3 बिट्स पर सेकेंड। हमारा आंसर क्या आया पर सेकेंड आया, जो हमारा असाइनमेंट होता है सेकेंड में होता है, तो आपका आंसर जो आया 3 बिट्स पर सेकेंड। पर हमसे पूछा है पर मिनट, तो ध्यान समझिए इसको किस में बदल दोगे मिनट में, तो आंसर क्या होगा सेकेंड को मिनट में कैसे बदलेंगे। अगर डायरेक्ट बदलने में दिक्कत हो रहा है तो आप ऐसा समझिए, देखिए इतना बीट्स पर सेकेंड, मतलब सेकेंड किधर है नीचे, समझ पा रहे हैं। इसको जब मिनट में बदलोगे तो 3 बीट्स और जो सेकेंड है इसको किस में डिवाइड करना पड़ेगा ना, इसको 1/60 करोगे तब क्या बन जाएगा मिनट। सेकेंड को 60 से डिवाइड करेंगे तब बनेगा मिनट, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। ये 60 अब ऊपर चला जाएगा, 3 × 60 इतना बीट्स पर मिनट अब होगा, यानी कि 180 बीट्स पर मिनट। एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 10 मिनट ध्यान देंगे, 5-10 मिनट। एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। देखिए फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला बनाए थे 1/2L √T/μ, कुछ याद होगा आपको, ठीक है। या फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2L √T, μ को बोल दो m/L, L ऊपर चल गया, √2L T × L/m। ये सब फॉर्मूले से आपको मतलब नहीं, आपको 3 चीजें यहां से समझना है। पहली बात, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √टेंशन, ठीक है। जिससे समझना है फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √, मास। ये 2 पॉइंट बहुत अच्छे से समझना है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है जब कभी टेंशन बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, समझ पा रहे हैं। स्ट्रिंग में देखो बीट्स जो है, बीट्स जो है वो किसी भी साउंड का बन सकता है, स्ट्रिंग का साउंड हो जाए, ऑर्गन पाइप का हो जाए, कहीं से भी हो जाए। तो अगर जो साउंड प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, जैसे आपका सितार वगैरह है या जो भी है, उसमें ना हम देखेंगे उसका वायर को टेंशन कम ज्यादा करने के लिए प्लग होता है, उसको टाइट कर सकते हैं स्ट्रिंग को। तो जितना स्ट्रिंग को टाइट करेंगे, जितना उसमें टेंशन बढ़ाएंगे, उसका बीट्स का फ्रीक्वेंसी भी उतना ज्यादा प्रोड्यूस। बात समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से अगर कभी मास को बढ़ाते हैं, कभी क्या करते हैं मास को बढ़ा, तो मास को जब बढ़ा देंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा कम। तो जब कभी मास बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन कब आएगा, मास वाला क्वेश्चन यहां से आता है ट्यूनिंग फॉर्क से।
दो बातें रहेगा, बोलेगा ये तो ट्यूनिंग फॉर्क में कुछ ऐड कर दिए, वैक्स गिरा दिए या उसमें टैप लपेट दिए, थ्रेड लपेट दिए, उसमें कुछ भी ऐड करोगे तो उसका मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और मास बढ़ेगा तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और दूसरा बोलेगा इसको फाइल कर दिए, फाइल मतलब होता है घिसना, तो ट्यूनिंग फॉर्क घिस गया तो इसका मास क्या हो जाएगा, कम, तो मास कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगा। समझ पा रहे? ये दो पॉइंट याद रखेंगे, ये दो पे कई बार क्वेश्चन आया है, कई बार क्वेश्चन आया है। तो मास बढ़ेगा, किसी भी तरीके से मास बढ़े, उसमें वैक्स ऐड करने से, टैपिंग कर देने से, कुछ भी ऐड कर देने से, थ्रेडिंग कर देने से, तो हमारा फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। उसको फाइल करेंगे, घिसेंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। मैं इसको वर्ड में भी आपको लिखा देता हूं, नोट करके उसे भी लिखिए। If tuning fork is slightly loaded with any mass, tuning fork is slightly loaded with any mass, दो वर्ड तो एग्जाम में आ चुका है, वैक्स करना, वैक्स मतलब उसके ऊपर कुछ वैक्स देंगे तभी मास ऐड होगा, और एक बार बोला था टैप कर देंगे, उसमें टैप लपेट देंगे तभी, टैपिंग करना, वैक्सिंग करना, कुछ भी। If tuning fork is slightly loaded with mass, then frequency decreases. Mass बढ़ा तो frequency घट जाएगा। दूसरा पॉइंट लिखिए, if fork is filing, filing करना मतलब होता है घिसना, fork is filing, if fork is filed, then its mass is decreases, mass decreases, hence frequency will increase, hence frequency will increase। और ये पॉइंट मैंने डायरेक्ट ही रहता, टेंशन वर्ड डायरेक्ट रहता, मैं वर्ड में नहीं लिखा रहा हूं, यहां तो साफ साफ है ही, टेंशन बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, टेंशन घटेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा, इसको नहीं कर रहे, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, मतलब एक ही बार आज तक आया है, वो उसके मैथ में नहीं जाएंगे, हम लोग एक फार्मूला याद कर लेंगे कि बहुत सारा ट्यूनिंग फॉर्क है और वो एक दूसरे से वाइब्रेट कर रहा है, तो वहां पे एक स्टैंडर्ड फार्मूला बनता है, तो उसको भी लिख लीजिए। लिखिए, इफ capital N number of tuning fork are vibrating together, if capital N number of tuning fork is vibrating together, by which frequency of beats is x, frequency of beats is x, कुछ भी हो, 2 हर्ट्ज 10 हर्ट्ज हम x मान लेंगे, frequency of beats is x। तो दोस्तों आगे लिखिए, if frequency of last fork is r times frequency of first fork, frequency of last fork is r times frequency of first fork, then frequency of first fork is, देखो ये हो जाएगा n-1 into x by r-1। तो कौन क्या है सब समझ जाइए, n है टोटल नंबर ऑफ फॉर्क, x है बिट्स फ्रीक्वेंसी, r है फर्स्ट और लास्ट फ्रीक्वेंसी के बीच का गैप, लास्ट फ्रीक्वेंसी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के r टाइम्स है, दोनों का रेशियो है। समझ पा रहे?
देखिए इस तरह का क्वेश्चन कई बार नीट में आया, 3-4 बार आया आज तक। अब घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, अब वो कई क्वेश्चन दिख जाएगा। मैं एक तरीका समझा देगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि कुछ भी दो इंस्ट्रूमेंट का नाम दे दे, जैसे 2 ट्यूनिंग फॉर्क दे दे, 2 सितार दे दे, 2 गिटार दे दे, कुछ भी 2 दे दे, ठीक है। जैसे अभी 2 ट्यूनिंग फॉर्क का एग्जांपल लिए, क्वेश्चन बोला 2 ट्यूनिंग फॉर्क है ए एंड बी, ए का फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज, बी का फ्रीक्वेंसी मुझे पता नहीं, आप निकाल के बताइए। और दोनों के मिलने से बिट्स बनता है कितने का, 5 हर्ट्ज का, ठीक है। अब बोल रहा है क्या किया गया कि ए को वैक्स किया गया, तो हमें बिट सुनाई पड़ रहा है 3 बिट्स, 3 फ्रीक्वेंसी का। क्लियर है? और कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान समझो। मुझे पता है बिट्स कहां से आता है, दोनों के गैप से, ज्यादा में कम को माइनस करेंगे। तो इतना पता है कि इसका इससे 5 ज्यादा होगा या 5 कम होगा, कोई भी ज्यादा हो सकता है ना। यानी हमें एक आंसर तो पता चल जाएगा, 105 होगा या 95 होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? पहला स्टेप, जैसे बिट्स फ्रीक्वेंसी पता है, आपको मालूम है दोनों का गैप 5 होता है, 5 वो ज्यादा होगा या 5 कम होगा। क्लियर मेरी बात? अब दूसरा दिया हुआ 3, कैसे जाएंगे, बहुत ध्यान समझिए। वैक्स करने से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा घटेगा। देखो वैक्स करने से मास बढ़ेगा, समझ पा रहे हैं, और मास बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम होगा। समझ पा रहे हैं? यानी जैसे वैक्स किया अब फ्रीक्वेंसी कम जरूर होगा, कितना कम होगा पता नहीं, तो मान लेते हैं कम, एक लाइन से कम करते जाना। 100 है तो 99, 98, 97, 96, 90, अपने मन से थोड़ा कम करते जाइए। क्या मेरी बात समझ पा रहे? अच्छा, ये कम होगा या उतना का उतना ही रहेगा, ये तो सेम रहेगा, क्योंकि इसमें तो कुछ नहीं करना है। तो दूसरी बार जब 3 सुनाई पड़ा, उस समय भी इसका और इसका गैप क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। समझ पा रहे? अब देखो 3 किसके साथ पॉसिबल है, अगर 105 ले लिए तो 100 और इसका 5 था, अब 99 हुआ तो और ज्यादा बिट्स हो जाएगा 6। समझ पा रहे हैं? जब 98 होगा तो बिट्स बन जाएगा 7 का। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो बिट्स बढ़ना चाहिए पर बिट्स क्या हो गया, कम। यानी आंसर कौन सा है, 95। और एग्जैक्ट भी बता सकते हैं कब बना होगा ये, जब देखो इसका और इसका गैप 3 हो गया होगा। 3 गैप कब होगा, 98 और इसका। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसका होगा 95 हर्ट्ज। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझे, फिर समझो एक बार। क्वेश्चन दिया हुआ है ए का फ्रीक्वेंसी 100 है, बी का फ्रीक्वेंसी नहीं पता, बिट्स है 5 हर्ट्ज। ए को जब वैक्स किए तो हो गया फ्रीक्वेंसी 95। क्लियर है? सॉरी, ए का नहीं मालूम, ए को वैक्स किए तो बिट्स हमें कितने का सुनाई पड़ रहा है, 3 का। तो बताओ बी का कितना होगा। पहला स्टेप, बी का एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम निकाल सकते हैं, मतलब 2 में से एक पर होगा, क्योंकि बिट्स 5 का है तो ये 100 से 5 ज्यादा होगा या 5 कम होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक बार जब ये मिल गया, अब हमें बस इतना ही डिसाइड करना है कि 105 वाला होगा या 95 वाला होगा। पर मुझे मालूम है वैक्सिंग करने से मास बढ़ेगा, मास बढ़ने से फ्रीक्वेंसी कम होगा। तो इससे कम वैल्यू लिखना चालू कर दो, उल्टी गिनती लिखना चालू कर दो, 99, 98, 97, जितना मैंने 2, 4, 5 लिख लीजिए। इसका भी एग्जैक्ट मैं शॉर्टकट बताऊंगा, अभी पहले इतना समझो। अब देखो किसका गैप 3 पॉसिबल है, क्योंकि फाइनल बोला है 3, तो कभी भी 105 वाले से इसका गैप 3 हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज्यादा हो रहा है। समझ पा रहे हैं? तो यही गैप होगा 95 से। क्या मेरी बात समझ पाए? क्लियर हुआ? अभी भी नहीं क्लियर हुआ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब एक डाउट आपको आएगा, सर ये कितना लिखते रहे, तो देखो कितने बार में मिल गया, 2 बार लिखने से मिल गया। समझ पा रहे हैं? ये 2 कहां है, देखो इस दोनों का गैप दिख रहा है 2, तो 2 बिट्स का जो गैप होगा उतनी बार लिखना है सिर्फ। ये भी ट्रिक है, जैसे 5 से 3 कितने का गैप है, 2, सिर्फ 2 बार लिखते 99 और 98 आंसर आ जाता है। आ जाओ, ये सारी चीजें यहां अप्लाई करेंगे, बहुत ध्यान देखिए, फिर आप लिखना बहुत ध्यान से। दिया हुआ है ए का 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, बी का फ्रीक्वेंसी निकाल के बताओ, और बिट्स मिला 5 का। जब बी को वैक्स किए तब बिट्स मिला 9 का।
तो कोई बात नहीं, पहला स्टेप हमें मालूम है बी का या तो इससे 5 ज्यादा होगा या 5 कम होगा। कितना पता चल गया है कि इसका आंसर 45 होगा या 55 होगा। पर अब इस दोनों में से कौन सा होगा ये बताओ। वैक्स करने से फिर से फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम। तो अगर ये वाला लेंगे तो कम करो। अब देखो दोनों का गैप कितने का गैप है जी, 4 का। तो हम 4 टाइम्स ही लिखेंगे, उसी में आंसर आ जाएगा। बाकी जितना लिखना है लिख सकते हो। 4 नीचे करते जाओ, कम यानी 44, तो देखो 44, 43, 42, 41 4 बार लिख लिए। अच्छा ये भी तो हो सकता है, इसको भी कम करके लिखो। 54, 53, 52, 51। क्लियर है मेरी बात? अब बताओ किसका गैप ना इम्पॉसिबल है, ध्यान से देख के बताओ जल्दी से। किससे 9 हो रहा है गैप? ये तो 50 फिक्स है ना जी। अब ध्यान से देखो 50 और 41 दोनों का गैप कितना, 9। समझ पा रहे हैं? यानी किससे आया है ये, 45 से आया। समझ पा रहे हैं? तो आंसर होगा 45। तो आंसर हो जाएगा एफ बी 45। क्लियर हुई बातें? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, अभी जैसे मैंने वैक्स बोला, इसमें बोल देगा टेंशन, कोई स्ट्रिंग दे देगा, बोलेगा उसमें टेंशन बढ़ेगा तो आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा के उल्टी गिनती लिखना चालू किया, बढ़ता गिनती लिखना चालू कर देना। समझ पा रहे?